नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का नेतन्याहू का सपना तोड़ दिया। अकेले नेतन्याहू का नहीं, वहां मंत्री, संतरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई बार तो वहां के पत्रकार भी इस नशे में झूम रहे थे कि अब तो ट्रंप ने कह दिया, अब तो ट्रंप ने वीडियो जारी कर दिया, अब तो ट्रंप ने बयान जारी कर दिया कि गजा को खाली कराया जाएगा, गजा में कोई फलस्तीनी नहीं रहेगा, गजा में बनेगा रिविएरा। सब सपने देख रहे थे कि गजा की जमीनों पर कब्जा करेंगे, होटल रेस्टोरेंट बनाएंगे और मजा करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीनियों से आजादी मिल जाएगी, गजा को खाली करा देगा अमेरिका। और रहा वेस्ट बैंक, तो फिर जब गजा चला जाएगा तो वेस्ट बैंक कहां बचेगा, यह ख्वाब इजरायलियों के मन में चल रहा था। और सबसे मजेदार बात यह है कि इजरायलियों के मन में यह ख्वाब चले तो भी समझ में आता है कि चलो गजा उनके बगल में है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ढेरों भक्त ऐसे उछल रहे थे जैसे जम्मू कश्मीर में प्लाट मिल गया उनको, जम्मू कश्मीर के बाद अगला प्लाट उनको गजा में ही मिलने वाला है। यहां बैठे बैठे खुशियां मना रहे थे, स्टैंड विद इजराइल के गाने गा रहे थे कि बस अब तो गजा को अमेरिका ने खत्म कर दिया। कल ट्रंप की मुलाकात होनी थी आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से और उस समय उन्होंने कहा, जो लाइन कही वो अंग्रेजी में मैं एज इट इज पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, नो वन इज एक्सपेलिंग एनी वन फ्रॉम एनी वेयर, नो वन इज एक्सपेलिंग एनी वन फ्रॉम एनी वेयर। केवल अमेरिका की बात नहीं की, नो वन कह दिया। उनसे पूछा गया था कि गजा से जो लोगों को एक्सपेल करने का प्लान बना रहे हैं, गजा से जो लोगों को दरबदर करने का प्लान बना रहे हैं कि कोई इजिप्ट में जाके बस जाए, कोई कहीं जाकर बस जाए, गजा खाली हो जाए, वहां रीडेवलपमेंट करेंगे, रिविएरा बनेंगे, ये सारी जो बातें आप कर रहे थे वो उसका फिलहाल स्टेटस क्या है, ये सवाल पूछा गया। और इस सवाल के जवाब में एक लाइन में ट्रंप ने निपटा दिया कि कोई किसी को कहीं से एक्सपेल नहीं कर रहा है, निकाल नहीं रहा है। इस कोई में अमेरिका खुद भी शामिल है और इस कोई में शामिल है इजराइल, क्योंकि इजराइल के अलावा और किसी को इंटरेस्ट नहीं है गजा के लोगों को वहां से निकालने का। सब चाहते हैं गजा के लोग शांति से गजा में रहें, फलस्तीनी फलस्तीन के अंदर रहें। दुनिया का एक भी मुल्क नहीं है जिसने आगे आकर कहा हो कि यह स्कीम बड़ी अच्छी है, गजा को खाली करा देना चाहिए। इस वाले सवाल पर तो कनाडा जैसे देश और बाकी सारे देश भी खामोश थे। जो सवाल यह था कि क्या गजा को खाली कराया जाएगा, और जब इजिप्ट प्लान लेके आया था तो सारे देशों ने इसका सपोर्ट किया कि गजा को रीडेवलप किया जाए, गजा के लोगों को गजा में ही कायदे से बसाया जाए। अब इसको लेकर इजराइल को बड़ा झटका लगा होगा। आज उनके अखबारों में जिस तरह से यह खबर छपी है उसको देख के लग रहा है कि यह बड़ा झटका है। कहीं कोने में छोटी सी खबर छपी है, बढ़ा चढ़ा के नहीं छापा गया है, ताकि वहां के लोगों को झटका थोड़ा कम लगे, जरा धीरे से लगे। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो जब यह प्लान आया था तभी से मैं ये बात लगातार कह रहा हूं, और अकेला मैं नहीं, इसमें मैं और मेरे का मामला नहीं है। जो भी इजराइल और गजा को समझता है, जो भी इजराइल और फलस्तीन और अमेरिका को समझता है, इंटरनेशनल न्यूज पर निगाह रखता है, जो जानता है और जो पागल नहीं हुआ है, वो सारे लोग ये बात कह रहे थे कि यह सिर्फ एक खामख्याली है, यह ऐसा प्लान है जो कभी जमीन पर उतर ही नहीं सकता। और इसकी बहुत सारी वजूहात थी जिन पर बहुत विस्तार से हमने बात किया है, और इन सब वजहों में सबसे बड़ी कोई वजह थी तो वो ये कि गजा के लोग अब किसी भी हाल में हिजरत करने को तैयार नहीं हैं, अब किसी भी हाल में वहां से माइग्रेट होने को तैयार नहीं है। 14-15 महीने से इतना बम बंदूक सारा कुछ झेल लिया, इतनी भूख झेल ली, इतनी परेशानी झेल ली, तो अब वो गजा को यूं ही खाली नहीं कर देंगे। 20 लाख लोगों को गजा से निकालना ना इजराइल के बस की बात है ना अमेरिका की। और खास तौर पर तब जब अमेरिका यह तब भी कह रहा था कि खाली करवाने की जिम्मेदारी इजराइल की है, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आर्मी वहां नहीं जाएगी। खाली कराने के लिए जितने हथियार चाहिए, जितने जहाज चाहिए, गोला बारूद चाहिए, वो तो हमसे ले लो, लेकिन खाली कराना पड़ेगा इजराइल को और कब्जा होगा अमेरिका का। यह अमेरिका ने प्लान दिया था, यह ट्रंप ने प्लान दिया था। और मैं बार बार आपसे कह रहा था कि अभी तो कांग्रेस भी वहां नहीं बैठी है। अगर ये प्लान भी बनाएंगे तो वो कांग्रेस में जाएगी, वहां पर तीखी बहस होगी, उसके बाद पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि ट्रंप खुद समझ में आ गए हैं। जो ट्रंप का पूरा खेल था उसको समझिए, मैं पहले भी कह चुका हूं। ट्रंप चाहता था कि गजा का जो रीडेवलपमेंट हो, क्योंकि रीडेवलपमेंट तो होना है, गजा वैसे खंडहर बना नहीं रह सकता है।
तो वो चाहता था जो रीडेवलपमेंट हो उसके लिए अमेरिका से पैसा ना मांगा जाए और इजराइल से पैसा ना मांगा जाए। इजराइल ने कह दिया होगा कि भाई हम तो पैसा नहीं देने वाले। तो इतना बड़ा झटका दे दिया गया कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरबिया सारे मुल्क साथ बैठे और सबने ये तय पाया कि डेवलपमेंट हम ही करेंगे, रीडेवलपमेंट हम ही करेंगे, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन गजा के लोगों को गजा से बाहर न जाने दिया जाए। और अब जब यह प्लान बहुत क्लियर हो गया है, कल आपने देखा था कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सबने इजिप्ट वाले प्लान को ओके किया है। पूरा अरब वर्ल्ड तो कह ही रहा है कि इजिप्ट का प्लान सही है, गजा के लोगों को गजा से नहीं निकालना चाहिए। तो आखिरी झटका इजराइल को दे दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने बेसिकली ये कह के कि कोई किसी को कहीं से नहीं निकाल रहा है, यानी वेस्ट बैंक हो या गजा हो, वहां से इजराइल किसी को निकालेगा नहीं। यानी कि इजराइल से कह दिया गया कि अपनी ये हरकतें आप बंद करो। यहां मैं थोड़ा पहले आपको ले जा रहा हूं, एक खबर आई थी, मुश्किल से 15-20 दिन पुरानी खबर है, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यह खबर आई थी कि यूएस, अमेरिका इजराइल से इस बात पे नाराज है कि अच्छा खासा सीज फायर चल रहा था, इन्होंने पीठ में छुरा भोंका और सीज फायर को डिरेल कर दिया। यह खबर छपी थी, यानी अमेरिका इस बात से नाराज था कि सीज फायर को डिरेल किया, सैबोटाज किया इजराइल ने। इसके बाद क्या हुआ? विटकाफ को जाना था इजराइल, विटकाफ ने इजराइल जाने का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। और अब यह खबर आई, कल यह खबर आई कि विटकाफ पहुंच रहा है दोहा। आज इजराइल के सारे अखबारों में यह खबर है कि विटकाफ दोहा पहुंच चुका है और अब वहां जो सीज फायर की बातचीत हो रही है वो अमेरिका के डायरेक्शन में हो रही है। इसके पहले अमेरिका सीधे हमास से बात करके हमास के साथ कुछ चीजें तय कर चुका है। हमास क्या चाहता है यह बात जान चुका है, क्योंकि अभी तक उसे वही पता चलता था जो इजराइल बताता था। इस बार उसने हमास से सीधी बात की है, जिसका मतलब कि इजराइल के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। और इस सीधी बात के बाद अभी दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह आ रही है कि इजराइल यह दबाव बना रहा है कि 60 दिन का सीज फायर हो और इकट्ठे 10 लोगों को छोड़ दिया जाए, यानी हर हफ्ते जो 3 लोगों को छोड़ना था उसकी जगह पर इकट्ठे 10 लोगों को छोड़ दिया जाए और 60 दिन का सीज फायर हो जाए। ऐसे 1 महीने में 12 लोगों को छोड़ना था, 2 महीने में 10 लोगों को छोड़ने की बात है और सीज फायर को 60 दिन यानी 2 महीने बढ़ाने की बात है। जाहिर है कि फलस्तीन के भी काफी सारे लोगों को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। एक खबर आ रही है कि इजराइल ये दबाव बना रहा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि यूएस ऐसा कोई दबाव नहीं बना रहा है, यानी दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि ये जो 10 होस्टेज और 60 दिन वाला सवाल है वो अमेरिका लेकर आया है और इस पर बातचीत हो रही है। एग्जैक्टली क्या बातचीत हो रही है अभी कहीं से बाहर नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हो रही है। लेकिन एक मसला वहां पर बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने काट दी है उसको लेकर। आज मजेदार बात यह है कि कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ट्रूडो तो गया, कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने भी सीधे सीधे कहा है कि जो कुछ ये हो रहा है बिजली काटने को लेकर ये बिल्कुल गलत है। किसी भी जंग में इस तरह के जो इंसानी जरूरियात हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे इंसानी जो जरूरियात हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उन पर कोई असर पड़े। पहले ही दुनिया के ज्यादातर मुल्क बिजली काटने के इस पूरे खेल पर इजराइल की मलामत कर चुके हैं। तो मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर बिजली वाला मामला, पानी वाला मामला रिस्टोर हो जाएगा, इमदाद भी आनी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली सीज फायर में क्या होगा यह समझने के लिए तो मुझे लगता है अभी 24-48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन से एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की खबर जेरूशलम पोस्ट ने एकदम अपने हेडर पर छापी है, पहले पन्ने पर छापी है। यह खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट बनाई है और जिस रिपोर्ट में यह कहा है कि इजराइल ने वहां पर गजा में जेनोसाइड किया और सेक्सुअल वायलेंस किया। अब सेक्सुअल वायलेंस का मतलब आप समझ सकते हैं, जिना किया वहां पर, जेलों के अंदर जो कुछ किया उस पर पहले बात हो ही चुकी है। तो यूनाइटेड नेशन की एक और ये बड़ी रिपोर्ट आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद इजराइल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनली इजराइल के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। आईसीसी का पहले ही वारंट जारी हो चुका है, आईसीजे में मामला फंसा हुआ है
और अब यूनाइटेड नेशन की यह दूसरी या तीसरी रिपोर्ट आई है जिसमें जेनोसाइड और सेक्सुअल वायलेंस की बात की गई है। इसी समय यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने यह भी कहा है कि इजराइल जानबूझकर हमास में मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, बिजली काट के, पानी काट के, खाना रोक के। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में, भविष्य में इजराइल के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेंगी और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इन सब से काफी चिढ़ा हुआ है, काफी नाराज है। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि कल उसकी कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट में पेशी के दौरान वो बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगा। जज ने पलट के कहा कि अपना टोन जरा डाउन कीजिए, ये जो चिल्ला रहे हैं ये कोर्ट में नहीं चलेगा, अपनी आवाज जरा धीमी कीजिए। तो जो नेतन्याहू दुनिया के सामने बहुत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, एक तो ट्रंप ने उसका सपना बिखेर दिया और दूसरा कोर्ट उसकी महानता को मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट के अंदर उसको कह दिया गया कि जरा अपनी टोन धीमी कर लीजिए, जरा अपनी आवाज नीची कर लीजिए, ये कोर्ट है, यहां आपकी ऊंची आवाज नहीं चलेगी। और कोर्ट वाला मामला बहुत खतरनाक है। इनके ऑफिस से जिस तरह के लीकेज हुए हैं उसको लेकर बहुत सारा बवाल चल रहा है और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 70% से ज्यादा लोग इजराइल में जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट पहले ही इजराइल के अखबारों में छप चुकी है। उधर चाइना, रशिया और ईरान का अपना अलग ही खेल चल रहा है। ट्रंप ने कहा था कि मैंने ईरान को बातचीत के लिए चिट्ठी भेजी है। ईरान ने कहा था अभी तक हमें चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन अब सऊदी अरबिया के थ्रू उनके पास चिट्ठी पहुंच गई है। वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चिट्ठी हमें मिल गई है। अभी उस चिट्ठी पर कहीं कोई रिएक्शन नहीं आया है और आप जानते हैं कि चाइना के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, चाइना, रशिया और ईरान की। और इस मीटिंग के पहले चाइना ने एक बयान जारी किया है। चाइना ने यह कहा है कि ईरान को लेकर जितना कुछ तमाशा चल रहा है वो डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व होना चाहिए, यानी इजराइल और अमेरिका जो प्लानिंग कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने की, वो प्लानिंग उनको नहीं करनी चाहिए, बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। कतर का मैं आपको बता चुका हूं कि कतर ने पहले ही कह दिया है कि हमारी जमीन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान पर हमले के लिए, और यह भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो 3 दिनों के अंदर खाड़ी के जो मुल्क हैं वहां पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब चाइना कह रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर लो, रशिया उससे आगे बढ़कर बात कर रहा है। रशिया कह रहा है कि जेसीपीओए को फिर से लागू करना चाहिए। अब जेसीपीओए जो एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ ईरान का, उससे अमेरिका बाहर निकल गया था, उसके बाद सैंक्शन वगैरह लागू होने शुरू हुए थे। यह ट्रंप के समय में ही हुआ था और अब रशिया कह रहा है उस एग्रीमेंट को फिर से लागू होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है कि रशिया, चाइना और ईरान मिलकर अपना ब्लॉक बना रहे हैं। 2 इसमें से घोषित न्यूक्लियर पावर हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि जब हम चाहेंगे 24 घंटे में न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। तो आप मान सकते हैं ये तीनों एक तरह से ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर हैं। ये तीनों आपस में ग्रुप बना रहे हैं और ये ग्रुप काफी मजबूत होगा, क्योंकि चाइना तो इकोनॉमी में मजबूत है ही दुनिया भर में, उसके पास एटॉमिक हथियार भी बहुत हैं। रशिया के पास तो सबसे ज्यादा एटॉमिक हथियार हैं, तेल का बड़ा भंडार है, इकोनॉमिक मॉडल है रशिया के पास। ईरान के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है और हथियारों के मामले में वो इजराइल से काफी आगे है। तो जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में जो गठबंधन है, जिसके जानिब से बार बार बात आ रही है ईरान पर हमला करने की, उसकी तैयारी के लिए ईरान, रशिया और चाइना ने मिलकर एक ब्लॉक बना लिया है। भले अलग से घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि यह ब्लॉक बना है। इनके बीच में नेवल एक्सरसाइज चल रही है साथ साथ में। वहां पर चाइना में मीटिंग होने वाली है और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके समझ में यही आ रहा है कि रशिया फिलहाल ईरान का साथ छोड़ने वाला नहीं, और रशिया, ईरान, चाइना का जो ट्रायंगल है वो बड़ा सरदर्द बन रहा है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। लेकिन एक और सरदर्द चल रहा है सीरिया के अंदर। सीरिया में कहा यह जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं, जो हिंसा चल रही है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें बहुत सारे अलवाइट मारे गए हैं और बहुत सारे शिया मारे गए हैं और ईसाइयों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, वो जो टोटल नंबर है कहा यह जा रहा है कि 1350 से ऊपर बढ़ गया है। रशिया का जो बेस है उसमें काफी अलवाइट्स छुपे हुए हैं और दिक्कत की बात यह है कि मिडिल ईस्ट की खबरों के लिए सबसे ज्यादा हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, कतर की अल जजीरा और इस तरह की वेबसाइट्स, उन्होंने भी यहां पर पूरा अपना पक्ष लिया है और जो गैर सुन्नी वहां पर मारे जा रहे हैं, यहां तक कि जो सुन्नी भी वहां पर मारे जा रहे हैं, अलवाइट, शिया
और बाकी सारे लोग जो मारे जा रहे हैं उन खबरों को बहुत छोटा करके वो दिखा रहे हैं। उन खबरों पर उनके यहां बहुत कम बातचीत हो रही है। रेमिनेंट कहा जा रहा है, मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से असद के जो बचे खुचे लोग थे उनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ असद के बचे खुचे लोग नहीं हैं, वो वैसे ही उस जमीन पर रहते हैं जैसे बाकी लोग सैकड़ों बरसों से उस जमीन पर रहते हैं। जैसे गजा के लिए हम आवाज उठाते हैं कि गजा के जो मूल निवासी हैं, जो गजा और फलस्तीन के रहने वाले हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। मुझे लगता है कि सीरिया में भी जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसको गलत कहना चाहिए। अगर हक की बात करनी है तो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसको भी गलत कहना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कल तक सीरिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए बैठे थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, वो सारे सैंक्शंस तो हटा रहे हैं। लेकिन यह सवाल नहीं उठा रहे कि सीरिया में अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हो रही है वो गलत है। और देखिए ना सीरिया का क्या हाल हो गया है। ईरान और टर्की की जो पुरानी प्रतिद्वंद्विता है, उनके बीच की जो पुरानी पॉलिटिक्स है, उसके चक्कर में सीरिया में क्या हुआ। टर्की ने पूरी तरह से मदद की, वहां पे आक्रमण हुआ। आज कंडीशन यह है कि एक हिस्से पे टर्की का कब्जा है, एक हिस्से पर इजराइल ने पूरा कब्जा करके रखा है। ड्रूज अपने नेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि अब यह खबर आई है कि ड्रूज जो हैं उन्होंने जोलानी से बात की है और नेशनल गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं। तो पूरा सीरिया और रशिया एक हिस्से पे काबिज है ही, तो एक मुल्क नहीं रह गया है। सीरिया तमाम हिस्सों में बंट गया है। अब वहां रेजिस्टेंस भी खड़ा हो रहा है, तो आगे क्या होगा हम नहीं जानते। सीरिया के बगल की अगर लेबनान की बात करें तो लगातार खबर यह आ रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हो रही है, और यह बातचीत रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए हो रही है। जो 4 या 5 बेसेस जो इजराइल ने अपने बना के रखे थे उनको हटाने की बात हो रही है। जिन लोगों को इजराइल ने कैप्चर किया था उनको वापस करने की बात हो रही है। अगर यह बात आगे बढ़ती है तो यह निश्चित रूप से लेबनान और इजराइल दोनों के लिए बेहतर होगा, उनकी बाउंड्री सेफ हो पाएगी। लेकिन इसमें हिजबुल्लाह को अगर किनारे करने की कोशिश की जाएगी तो फिर अलग तरह की लड़ाई शुरू होगी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गजा में सीज फायर दोबारा हो सकता है। लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर पूरी तरह से लागू हो सकता है। इजराइल जो आगे बढ़ा हुआ था वो तो पीछे हटी आया था, जो बेसेस बनाए हैं वो भी शायद वो वापस ले ले। सीरिया के हालात जरूर बुरे हैं, और इधर ईरान, चीन और रशिया के बीच में जो लगातार बातचीत चल रही है और ब्लॉक बन रहा है, उससे यह बिल्कुल मुमकिन है कि अमेरिका जैसे गजा में अपने प्लान से पीछे हट गया, वैसे ही ईरान पर अटैक करने के अपने प्लान से भी पीछे हट जाए। ट्रंप ने चिट्ठी भेजी हुई है, इजराइल उसकी स्टडी करेगा, और हो सकता है कि उसके बाद आपको यह खबर आए कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है। रशिया पहले ही कह चुका है कि अगर ऐसी बातचीत होती है तो हम मीडिएट करने को, हम उसमें बीच में आने को तैयार हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज में चल रहा है मिडिल ईस्ट। रोज नई खबरें आ रही हैं, रोज नए अपडेट्स हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये अपडेट्स आपके पास लगातार लेके आऊं। कल होली है, रमजान का जुमा है, बेहद खूबसूरत मौका है हमारे देश हिंदुस्तान के लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारी दोस्त अनुप्रिया ने बनाई है। इसमें एक तरफ मस्जिद में रमजान चल रहा है, रमजान की नमाज लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर है जिसके आसपास होली खेली जा रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। यही वो हिंदुस्तान है जो हम चाहते हैं, जो शायद आप भी चाहते हैं, जिसमें मिलजुल कर रहना और मोहब्बत से रहना हम सब सीख सकें। कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस माहौल को बिगड़ने मत दीजिए। थोड़ा एक दूसरे को समझिए, थोड़ा एक दूसरे का साथ दीजिए, और होली और रमजान के जुमा के मुकद्दस मौके पर कुछ भी ऐसा मत होने दीजिए जो हमारे हिंदुस्तान के भाईचारे पर दाग लगाए। बच के रहिए, बचा के रहिए, ना किसी के लिए मुश्किल पैदा कीजिए और ना खुद किसी मुश्किल में फंसिए। मैं यही चाहूंगा कि कल का दिन बहुत शांति से, बहुत सुकून से, बहुत मोहब्बत से गुजर जाए। परसों फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। बहुत शुक्रिया।